सीना जोरी छीना झपटी पकड़ धकड़ पर मुश्तमिल सियासी हंगामा खेजी अब अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो गई है। जो रिटर्निंग अफसर के यहाँ पहुंच सका तो सुख का सांस लिया मगर जो पुरखार रास्ता अबूर ही न कर सका वो उखड़ती सांसों और थकान भरा मायूस चेहरा लिए उल्टे पांव वापस लौट गया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराने के पहले मरहले में जो कुछ कर सकते थे वो कर चुके, मगर अब जो करना है वो इलेक्शन कमीशन को करना है। कौन इंतखाब लड़ेगा और कौन पहले ही मरहले में नॉकआउट हो जाएगा, ये फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज इलेक्शन कमीशन दफ्तर में कायम किया है और नादरा, नैब, FIA, FBR सहूलत मरकज की मुआवनत कर रहे हैं। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मौसूल शुदा उम्मीदवारान के कवायफ जरूरी कार्रवाई के लिए इन इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन, सेक्रेटरी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन डिवीजन, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स डिवीजन और चारों चीफ सेक्रेटरीज और चेयरमैन CDA को भी तहरीरी तौर पर मुतला किया है कि वो रिटर्निंग अफसरान से उम्मीदवारान की फहरिस्तें हासिल करें। इस पर प्रोसेस से कानून से छपने वाले जो मुल्ज़िमान हैं उनके कागजात भी मुस्तरद होने का इम्कान है और फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ने की इम्कानात भी मौजूद हैं, क्योंकि इसके नतीजे में 9 मई के वाक़े के बाद से दर्जनों PTI के रूपोश रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद हो सकते हैं। इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की नैब स्क्रूटनी में नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवार क्लियर करार दे दिए गए हैं। अगर बात की जाए कि सियासत के बड़ों में से कौन किससे लड़ेगा, यानी किसका मुकाबला होने जा रहा है, तो नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। उनका मुकाबला PTI की यास्मीन राशिद से होगा। आजम सवाती ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के मुकाबले में हल्का NA 15 मानसेरा से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कराची, कसूर और लाहौर से कौमी असम्बली के लिए मैदान में उतरेंगे। PTI के बानी की इलेक्शन लड़ने की अहलियत अभी तक हवा में मुअल्लक है, तहम उनके कागजात नामजदगी मियाँ वाली के हल्का NA 89 से जमा करा दिए गए हैं, जबकि NA 122 से बानी PTI के नुमाइंदे ने उनके लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। NA 122 लाहौर पर ख्वाजा साद रफ़ीक से बानी PTI का मुकाबला मुमकिन है, जबकि PTI के लतीफ़ खोसा NA 127 लाहौर से आम इंतखाबात के मैदान में उतरेंगे। सलमान अकरम राजा और शफकत महमूद ने NA 128, जबकि हमाद अजहर ने NA 129 और PP 171 से कागजात जमा करा दिए। बिलावल भुट्टो का जो NA 128 लाहौर पर मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज से मुकाबला मुतवक्के है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी NA 149 लाड़काना से भी इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे। NA 119 लाहौर पर मरियम नवाज और IPP के अब्दुल अलीम खान मद्दे मुकाबिल होंगे। पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 80 सरगोदा पर मरियम नवाज के मुकाबले पर PTI के नईम पंजौता ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। NA 118 लाहौर पर हमजा शहबाज और अब्दुल अलीम खान एक दूसरे के मुकाबिल हैं। IPP के जहांगीर खान तरीन मुल्तान और लोधरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों NA 150 और 151 के उम्मीदवार हैं, जबकि मखदूम जावेद हाशमी ने भी NA 150 से कागजात नामजदगी जमा कराए और यूसुफ रजा गिलानी ने NA 148 से इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए कागजात जमा करा दिया। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने लाहौर के 2 कौमी असम्बली के हलकों में कागजात जमा कराए, जिसमें NA 119 और NA 117 शामिल है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान NA 44 डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची से कौमी असम्बली के 3 हलकों NA 248, 249 और 250 से आम इंतखाबात के लिए मैदान में उतरेंगे। कासिम सूरी ने NA 263 से और फिरदौस शमीम नकवी ने NA 248 से कागजात नामजदगी जमा करा दी। इसी तरह KP के साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने सवात की 3 कौमी नशस्तों NA 2, NA 3, NA 4 और सूबाई हल्के PK 10 से कागजात जमा कराए। और मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मकाम ने आज शांगला के हल्के NA 11 और सूबाई हल्के PK 30 से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट करा दिए हैं। यानी अब ये प्रोसेस अपने सेकेंड फेज़ में दाखिल हो गया है। सेकेंड फेज़ कितना तगड़ा हो सकता है और ये जो स्क्रूटनी है जिसके अंदर मुख्तलिफ इदारों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरखास्त की है कि वो प्रोसेस करें डॉक्यूमेंट्स, इस पर बात करेंगे। इलेक्शन एक्सपर्ट और साबिक सरबराह फैफन सर्वर बारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका क्विक एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट फेज के जिसके अंदर नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने थे कैंडिडेट्स को, वो प्रोसेस तो मुकम्मल हो गया है, 2 रोज का इजाफी वक्त दिया गया था। अगला जो प्रोसेस है वो स्क्रूटनी का है और स्क्रूटनी के प्रोसेस के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मरासला इशू किया और जो एलाइड जो इंस्टीट्यूशंस है, इदारे हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करेंगे, आप क्या देख रहे हैं? क्या इससे कड़ा, इससे कठिन स्क्रूटनी आज से पहले भी हुई है या फर्स्ट टाइम हो रही है? देखिए, अभी तो कहना कबल अज वक्त होगा, लेकिन अगर माजी कोई इंडिकेटर है जो अभी हाल ही में हुआ है, जिस तरह कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए कुछ लोगों को,
तो मुझे खदशा ये है, अंदेशा ये है कि अगर वही माइंडसेट रहा इलेक्शन कमीशन का और केयर टेकर हुकूमत का, तो स्क्रूटनी का मामला भी जो है वो साफ और शफाफ और न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और ये तादाद पिछले इलेक्शन की निस्बत बहुत ज्यादा है। और इसलिए मुझे ये लगता है कि एजेंसीज की मदद शायद ली जाए और उनकी मदद के जरिए ये आइडेंटिफाई किया जाए कि ये आजाद उम्मीदवार किस पार्टी से इसका तल्लुक हो सकता है, और अगर कोई नापसंदीदा पार्टी से उसका तल्लुक है तो हो सकता है उनकी नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी तो है ना बारी साहब, वो ये है कि 9 मई के बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ऑलरेडी हवालात के अंदर है, उन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर्स सबमिट कराए हैं, तो उनके नॉमिनेशन पेपर्स पे तो कभी इम्कानात है कि रिजेक्शन का सामना ही होगा। देखिए, वो कानून के मुताबिक उनको नहीं रोका जा सकता इलेक्शन लड़ने से, क्योंकि वो कभी कन्विक्ट नहीं है, अगर वो सजा याफ्ता नहीं है। इसलिए पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक उनके कागजात नामजदगी ना सिर्फ मौसूल किए जा सकते हैं, बल्कि वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, और माजी में ये बहुत दफा हो चुका है। तो इसलिए इस बुनियाद पर अगर किया जाता है कि चूंकि वो 9 मई में इन्वॉल्व थे, अभी 9 मई के हवाले से तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कंक्रीट जिसकी बुनियाद पर आप कहें पहले ही प्रोसेस नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मरासला आपकी नजर से गुजरा होगा सर, जिसके अंदर नैब भी है, हत्ता के पेट्रोलियम डिवीजन भी है, जिसके अंदर FIA भी है, बहुत सारे FBR भी है, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनको ये स्क्रूटनी के अमल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करना है। तो आप कैसे देखते हैं कि ये बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसेस होने जा रहा है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि अभी स्क्रूटनी के प्रोसेस में क्या होना है, कितनी गैर जानकारी होगी। अगर जिस तरह कागजात नामजदगी के हवाले से देखा गया है कि कोई न्यूट्रलिटी और जो एक ट्रांसपेरेंसी है और गैर जानकारी वो तो नहीं पाई जा रही थी, और जाहिर है उसकी बुनियाद पर हम ये कह तो सकते हैं कि इसका इम्कान मौजूद है कि जो स्क्रूटनी के अमल में बहुत सारे और लोग जो कागजात नामजदगी जमा करवाने में कामयाब हो गए, लेकिन नहीं चाहती इंतजामिया और कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, तो वो बहुत सारे लोग डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे किसी न किसी बहाने से, क्योंकि कोई बहाना तलाश करना तो मसला कोई नहीं। अच्छा भाई साहब, लास्टली PTI ने कल पेशावर हाई कोर्ट के दर पे दस्तक देने का फैसला किया है बल्ले के निशान को रिटेन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ। तो आपको क्या लग रहा है, क्या PTI को बल्ला वापस मिल सकेगा? और अगर नहीं मिलता तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना चैलेंज हो जाएगा PTI के खिलाड़ियों को सोलो फ्लाइट करना? देखिए जी, मौजूदा हालात में चूंकि ये मामला सब जुडिस है, मैं कुछ कह नहीं सकता कि पेशावर हाई कोर्ट क्या फैसला करेगी, लेकिन ये PTI का राइट है कि वो उनकी शनाख्त बल्ला है, उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए। लेकिन जो दूसरा सवाल का आपका हिस्सा है कि अगर बल्ले का निशान उनको नहीं मिलता तो क्या कितना नुकसान होगा, तो मेरी नजर में आज सोशल मीडिया के जमाने में अगर PTI जो है, जो आजाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं, अगर सोशल मीडिया के जरिए उसको पब्लिसाइज करें कि फलान कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा ये उम्मीदवार है, उसका ये सिंबल है, उसका ये इंतखाबी निशान है, तो ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कंफ्यूजन सिर्फ एक सूरत में हो सकती है कि अगर बल्ले का निशान किसी और पार्टी को दे दिया जाता है, तो फिर कुछ इम्कान है कि किसी हद तक लोगों को जो है कंफ्यूजन हो। लेकिन सोशल मीडिया की मौजूदगी में ये बहुत मुश्किल है कि जो तरीक़ाकार इख्तियार किए जा रहे हैं इंतजामिया की तरफ से, उसकी बुनियाद पर आपने देखा ही है, अभी वर्चुअल जो मीटिंग की है PTI ने, उसमें मिलियंस लोगों ने शिरकत की है। तो इसलिए रियासत के बस में सब कुछ नहीं है। जो समाज है, जो हमारा मुआशरा है, जो हमारे सिविल सोसाइटी है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है, वो रियासत के कंट्रोल से बाहर है। कोई जमाना था। हाउ दे रिस्पॉन्ड टू इट। सर बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।